हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं बी.एस. मीना, वरिष्ठ प्रवक्ता, यांत्रिकी, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान। साथियों, आज हम नए चैप्टर शुरू करते हैं, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग तो अब देखते हैं बैलेंसिंग क्या होती है। जैसे हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, जो बैलेंसिंग क्या होती है, जो अनबैलेंस फोर्स और जो अनबैलेंस मोमेंट्स होता है, यानी अनबैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड मोमेंट। अनबैलेंस्ड मोमेंट्स, तो अनबैलेंस फोर्स और अनबैलेंस मोमेंट्स होता है, उसको बैलेंस करना होता है, उसी को बैलेंसिंग कहते हैं। लेकिन अब हम समझेंगे कि अनबैलेंस फोर्स हैं, अनबैलेंस मोमेंट्स, ये होते कौन से हैं। ऐसे तो है नहीं कि जो किसी बॉडी पर सारे फोर्सेज लगते हों वो अनबैलेंस होते हों। तो ऐसे फोर्सेज या मोमेंट्स जो कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? वाइब्रेशन। ऐसे फोर्सेज या मोमेंट जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हों, ऐसे फोर्सेज को अनबैलेंस फोर्सेज कहते हैं। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपन फैटिक फोर्सेज बोलते थे, जो कि अनबैलेंस फोर्सेज थे। तो इस तरह के जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्सेज। तो अनबैलेंस फोर्सेज, जैसे मान लो मैं आपको बताऊँ, जैसे ये पेन है, मैं इसको इस पर सरफेस पे इस तरह चला रहा हूँ, इस पर कोई फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इस तरह चल रहा है, तो ये कोई वाइब्रेशन उत्पन्न नहीं कर रहा। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके जैसे डायरेक्शन चेंज करूँ, कभी इधर कभी इधर, ठीक है, और डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, यानी कभी तेज़ी से कभी धीरे धीरे, तो इस प्रकार ऐसी जो फोर्सेज जो जिनका डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड, या तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही टाइम के साथ चेंज होते हैं, तो ऐसे फोर्सेज क्या होते हैं? वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो इन्हीं फोर्सेज को हम अनबैलेंस फोर्सेज कहते हैं। इसको आप अब इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कभी कभी मशीनों में जब वो क्रियाशील होती हैं तो बहुत सारे वाइब्रेशंस और नॉइस होता है उनमें। ठीक है। तो इस वाइब्रेशन और नॉइस के दो कारण होते हैं। पहला कारण, या तो कोई भी जो मशीनिंग कंपोनेंट है, वो जो मशीनिंग कंपोनेंट वो सही ढंग से असेंबल्ड नहीं है। ठीक है। या फिर जो है दूसरा, उसका जो है वो अनबैलेंस है, जो कंपोनेंट है वो अनबैलेंस है। तो कुछ जो गतिमान अवयव होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनका डिजाइन इस प्रकार का होता है, कि उनके जो अलग अलग पार्ट्स जो बाहर है वो समान रूप से वितरित नहीं होता। मान लो ये कोई पार्ट्स है तो इसमें जो ये इसका जो वेट है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इस कारण क्या होता है, इनका जो घूर्णन अक्ष, मान लो जैसे ये पार्ट्स है तो इनका घूर्णन अक्ष और इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी ये मान लो घूर्णन अक्ष है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं। मान लो ये घूर्णन अक्ष यहाँ है, ये यहाँ पर है, तो ये अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं। तो इनके कारण क्या है, इनमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो इस कारण इनमें क्या होगा, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो इसके कारण क्या है कि ये वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं। इनमें क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। तो इनका जो घूर्णन अक्ष और गुरुत्व केंद्र एक अक्ष पर नहीं होने के कारण क्या है कि इनका नहीं होने का कारण है कि इनमें जो डिफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेट, यानी इसमें इनका जो अवयवों का जो भार है वो उसका त्रुटिपूर्ण वितरण है, वो होमोजीनियस नहीं है। तो इन कंपनों को, जो वाइब्रेशंस को न्यूनतम करने के उद्देश्य से क्या करते हैं, इनका जो ये डिफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो वेट है, ठीक है, इस अवयवों का जो भार है, जो त्रुटिपूर्ण वितरण है, इसको मुक्त करने को, यानी इनको डिस्ट्रीब्यूशन सही करने को ही अपन क्या कहते हैं? बैलेंसिंग करना होता है। तो आधुनिक मशीनें जैसे टरबाइन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, रोटरी कंप्रेसर है आदि में क्या अपकेंद्रीय बल, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, उसकी समस्या बनी रहती है। तो जो ये गतिमान पुर्जे होते हैं, जो डायनेमिक पार्ट्स होते हैं, इनमें एक तो रोटेटिंग पार्ट्स और ये रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, दो तरह के होते हैं। जैसे आईसी इंजन में क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट है, फ्लाईव्हील है, और जो टरबाइन में रोटर और सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर आदि क्या होते हैं, ये रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं। और जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स हैं, जैसे पिस्टन रोड, क्रॉस हेड इत्यादि। अब अपन डिस्कस करते हैं कि संतुलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो साथियों, नीड ऑफ बैलेंसिंग को समझने के लिए हम इस प्रकार एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये शाफ्ट है
ये शाफ्ट है और उस पर जो है ये पुली है, शो हो रही है ये पुली, ठीक है। ये इसका घूर्णन अक्ष है। अब एक दूसरा शाफ्ट लेते हैं। और उस पर ये पुली है। ये इसकी शाफ्ट की घूर्णन अक्ष है और ये पुली की घूर्णन अक्ष है। ये पुली की घूर्णन अक्ष से r डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये पुली की घूर्णन अक्ष, ये है शाफ्ट की घूर्णन अक्ष। ठीक है, तो जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हो, तो इसमें जो पहला जो डायग्राम है इस शाफ्ट के साथ ही पुली फिक्स हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं पुली और शाफ्ट एक दूसरे की घूर्णन अक्ष से मिली हुई है। इन दोनों की, इसकी घूर्णन अक्ष भी यही है और इसकी भी घूर्णन अक्ष, शाफ्ट की भी घूर्णन अक्ष यही है। तो इसका मतलब है इनमें कोई अनबैलेंस नहीं, ये मतलब बैलेंस है। तो इस दशा में बैलेंसिंग की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि पुली और शाफ्ट आपस में पूर्ण रूप से संतुलन है। लेकिन अब आप इस डायग्राम में देख रहे हो, तो इसमें जो है, इसमें जो इसका जो पुली का जो ये होल है, ठीक है, जो पुली का होल है इसकी, और इसका जो शाफ्ट की जो घूर्णन अक्ष से नहीं मिल रही। ये जो पुली है, ये पुली की घूर्णन अक्ष क्या है, ये है, और शाफ्ट की है। तो ये एक दूसरे से मिल नहीं रही और दूसरे कितनी r डिस्टेंस पर है ये, ठीक है। इसका कारण क्या है कि इसका होल है वो सही स्थान पर नहीं बना हुआ। तो इसका मुख्य कारण है या तो पुली का जो है, जो पदार्थ है, जो पुली बनी हुई है, तो ये होमोजीनियस नहीं है, ठीक है, जिसके कारण शाफ्ट पर क्या है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करेगा, शाफ्ट पर क्या कार्य करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस तरह, ये सेंट्रीफ्यूगल, जिसको हम FC से शो करते हैं, ठीक है। तो FC बराबर अपन ने पढ़ा होगा, FC बराबर होता है mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करेगा। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पुली और जो शाफ्ट है, तो उसकी जो बाहर की ओर खींचेगा, ठीक है। शाफ्ट और पुली को जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये बाहर की ओर खींचेगा। तो इससे क्या है, इससे क्या है कि अनडिजायरेबल बल जो कि संतुलित नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, बाहर की ओर खींचेगा ये। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके एक तो क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो पूरी जो सिस्टम है इसका, शाफ्ट पुली इसको बाहर की ओर खींचेगा, तो इसकी सतह और शाफ्ट जो है, पुली जो है ये छेद, ये जो शाफ्ट है और सतह, ये एक दूसरे के विपरीत घिस जाएंगी। दूसरा, और जो शाफ्ट है और जो होल है, तो उसके अधिक घिस जाने के कारण क्या होगा, वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, ठीक है। तीसरा, इस सिस्टम में जो अधिक वाइब्रेशन पैदा होने लगेंगे, तो अंत में क्या है, शाफ्ट बेंड हो जाएगी और ये सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए हमको बैलेंसिंग की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।